हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन एलएन क्लासेस। मैं प्रियंका द्विवेदी आप सभी का एलएन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को एमए होम साइंस के सिलेबस के बारे में बताया था कि सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से संबद्ध विद्यालयों में गृह विज्ञान से एमए करने वाली छात्राओं को क्या क्या पढ़ना है ये आपको सिलेबस के वीडियो में मिलेगा। उसमें मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपकी फर्स्ट क्लास कल स्टार्ट करूंगी, जिसमें मैं आप लोगों को फर्स्ट पेपर आहार विज्ञान से पढ़ाना प्रारंभ करूंगी। आज मैं आपके सिलेबस के फर्स्ट पेपर को पढ़ाना शुरू कर रही हूँ और अगर आपको लगे कि आप इस वीडियो से कुछ लाभ ले सके हैं, कुछ लाभ ले पाए हैं, आपको कुछ फ़ायदा है, तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आते हैं टॉपिक पे। एमए होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में फर्स्ट पेपर जो फूड साइंस यानी कि आहार विज्ञान का है, इसमें हमें आहार के विषय में पढ़ना है कि आहार क्या है, आहार होता क्या है। आहार वह है जो हम खाते हैं, हमारा शरीर उसको सुविधाजनक स्थिति से सुविधापूर्ण तरीके से पचाता है और उससे अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों का हमारा शरीर उपयोग करते हुए हमारी शारीरिक वृद्धि, हमारी मानसिक वृद्धि, मानसिक विकास और हमारे जीवन के जो दैनिक कार्य हैं वो सुचारू रूप से चलते रहते हैं। उसमें कोई भी प्रकार की ऐसी बाधा नहीं आती है कि शक्ति की कमी हो, ऊर्जा की कमी हो, या ऐसे भी कहिए कि शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या किसी भी कार्य को करने की क्षमता शरीर के अंदर विकसित होने के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह होता है आहार। और आहार में हम कुछ भी खा नहीं सकते, कुछ भी हमारा शरीर पचा नहीं सकता, इसलिए आहार में यह ध्यान देना आवश्यक है कि क्या हमारा शरीर पचा सकता है और क्या हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है यानी कि लाभकारी है। आहार वह है जिसे हमारा शरीर पचाने की क्षमता रखता हो और उनसे पोषक तत्वों को अवशोषित करके हमारे शरीर के विकास में उसका उपयोग कर सकता हो। एक सामान्य सी परिभाषा के रूप में आप इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। और देखिए, आप सभी को पता है कि व्यक्ति की दैनिक आवश्यकता जो होती है या जीवन की जो पहली आवश्यकता होती है वो हमारा भोजन होता है। आवश्यकताओं में आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि व्यक्ति के जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। उसके बाद की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो इन 3 आवश्यकताओं यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों के पूरा होने के बाद ही आप किसी अन्य आवश्यकता के बारे में सोचते हैं। देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी सबसे पहली आवश्यकता है। आपका भोजन आपकी सबसे पहली आवश्यकता है, जिसको लेने के बाद ही आपका शरीर कार्य करने के योग्य बन पाता है। हम पढ़ा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, उठना, बैठना, चलना, या फिर अगर हम सो भी रहे होते हैं तो भी हमारे शरीर को एक एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए भी। और हमारे इंटरनल जो सिस्टम है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या जो हमारे आंतरिक अंग हैं, उनको भी सुचारू रूप से अपना कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? हमारे द्वारा खाए गए भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वैसे तो देखा जाए तो संसार में जितनी भी डिशेज हैं, जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, चाहे आप कुछ भी क्यों न खा रहे हो, उसमें से केवल कुछ खास तत्व ही ऐसे हैं जो निचोड़ के रूप में या आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट के रूप में आपकी बॉडी को प्राप्त होते हैं। उनको केवल जो है कि कुछ नामों के द्वारा या कुछ शब्दों के द्वारा ही प्रकट किया जाता है, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, रेशा, फैट,
ये केवल आपके यही पोषक तत्व जो हैं वो आपको प्राप्त होते हैं, चाहे आप कुछ भी ग्रहण कर लीजिए। आपका शरीर केवल इन्हीं रासायनिक संरचनाओं को स्वीकार करता है और उनको पचाने की क्षमता रखता है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी तत्व उपस्थित हैं उनको पचाने की क्षमता मानव शरीर के अंदर नहीं होती है। हाँ, कुछ खनिज लवणों में है, जिसको भी दो भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। कुछ माइक्रो होते हैं और कुछ मैक्रो होते हैं, कुछ सूक्ष्म होते हैं और कुछ जो है ऐसे अणु होते हैं जिनको हमारा शरीर पचाने की योग्यता रखता है और उनकी हमारे शरीर को जरूरत भी होती है। लेकिन आप देखिए तो वो केवल कुछ ही है, बहुत अधिक नहीं है, केवल 6 या 7 आप कह सकते हैं। अगर केवल पोषक तत्वों की बात करें तो केवल 6 आते हैं, और अगर हम रफेज यानी कि रेसे को भी जोड़ लें तो इसकी संख्या 7 हो जाती है। अब हम आते हैं कि आहार तो हमने समझ लिया कि आहार क्या है या हमारे लिए उपयोगी क्यों है, लेकिन उसके बाद यह जानना जरूरी है कि आखिर आहार जो है इसका वर्गीकरण करके हम किस प्रकार पढ़ें। हम सभी को पता है कि जब भी कोई बड़ा तथ्य हमें जानना होता है तो हम उसे खंडों में बांट करके ही पढ़ते हैं। उसकी जानकारी को बेहतर तरीके से प्राप्त करने के लिए हमें छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ करके पढ़ना अच्छा होता है, तभी हम किसी चीज़ को बेहतर तरीके से, स्पष्ट तरीके से उसको समझ सकते हैं। तो उसीलिए यहाँ पर आहार को भी हम वर्गीकृत करके, इसको कई भागों में बांट करके हम आहार का वर्गीकरण करने के बाद उसको पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में आहार के वर्गीकरण को कई आधारों पर प्रकट किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट नोट किए हैं। उत्पत्ति के आधार पर, भाई भोजन की उत्पत्ति, भोजन आखिर कहाँ से उत्पन्न होता है और क्या हमारे लिए, कैसे हम तक पहुँचता है। तो उत्पत्ति के आधार पर भोजन को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है जंतुओं से प्राप्त होने वाला भोजन, दूसरा होता है पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन। जानतव यानी कि जानतव जगत से प्राप्त होने वाला, जंतु जगत से, और दूसरा पादप जगत से प्राप्त होने वाला भोजन। चाहे वह भोजन जंतु जगत से प्राप्त हो या पादप जगत से प्राप्त हो, कहीं से भी प्राप्त हो, उनसे प्राप्त हमें केवल वही रासायनिक संरचना वाले 7 तत्व ही प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर के लिए डाइजेस्टेबल हैं, पाचन योग्य हैं। आप देखिए कि जंतु जगत से प्राप्त होने वाला मांस, मीट, दूध, अंडा, ये सब कुछ, ये हमें जो भी प्राप्त होता है जंतु जगत से, उससे हमें प्रोटीन, विटामिन, आपका वसा, खनिज, यही सब हमें प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट, यही तत्व हमें उनसे भी प्राप्त होते हैं। पादप जगत से प्राप्त होने वाली सब्जियां, अनाज, दालें, तिलहन, ये सारे जो खाद्य पदार्थ हैं, इनसे भी हमें यही सारे पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अलग अलग खाद्य पदार्थों में अलग अलग पोषक मूल्य पाए जाते हैं, अलग अलग उनकी जो वैल्यू होती है, फूड वैल्यू होती है, जो उनकी गुणवत्ता होती है, वो अलग होती है। तो हमारे शरीर को कौन सी वस्तु किस मात्रा में चाहिए, कितनी मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, डेली की हमारी नीड क्या है, वह भी आप देखिए तो कार्य के आधार पर निर्धारित हो जाती है। कम काम करने वाले, अधिक शारीरिक श्रम करने वाले, मानसिक श्रम करने वाले, बिल्कुल आराम करने वाले, या रोगी की कैटेगरी के लोग, तो इस तरीके से भी हम डिवाइड करके पढ़ते हैं कि किसकी दैनिक आवश्यकता क्या है, जिसे हम कहते हैं कि आहार तालिका के द्वारा हम समझते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें आहार तालिका नहीं पढ़नी है, यहाँ पर हमें केवल यही देखना है कि उत्पत्ति के आधार पर भोजन जो है वो किन 2 ग्रुपों से हमें प्राप्त होता है। एक होता है जानतव जगत से, दूसरा होता है हमारा पादप जगत से। अब आते हैं कार्य के आधार पर। भाई हम सभी को पता है कि भोजन के बहुत सारे कार्य होते हैं। भोजन के आप देखिए तो भोजन के कार्यों में आप देखिए तो उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करने वाला, दूसरा होता है शारीरिक टूट फूट की मरम्मत, निर्माण और
जो शारीरिक उपचय के कार्य होते हैं उसके लिए भी भोजन कार्य करता है। और तीसरा सेगमेंट जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आपके सुरक्षात्मक कार्यों का, कि भोज्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले जो सूक्ष्म तत्व होते हैं वो हमारे शरीर को रोगों से भी बचाते हैं, हमारे प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं, या आप यूँ कहिए कि वो हमारे सुरक्षात्मक आवरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भोजन के कार्यों के आधार पर भी हमने क्या किया, हमने भोजन के कार्यों के आधार पर भोजन को 3 भागों में विभाजित कर लिया। एक ऊर्जा प्रदान करने वाले, दूसरा सुरक्षात्मक, और तीसरा हमारे शरीर को मरम्मत करना, निर्माण करना, उपचय की क्रियाओं के लिए इत्यादि। अब देखते हैं जो तीसरा आपका सेगमेंट आता है, यानी कि जो भोजन के वर्गीकरण के लिए जो तीसरा मुख्य पॉइंट बताया जा रहा है वो है रासायनिक संगठन एवं स्रोत के आधार पर भी हम भोजन को कैटेगराइज करते हैं, भोजन को वर्गीकृत करते हैं। रासायनिक संरचना की जहां तक बात आप देखिए तो अब आप जो कुछ भी खाते हैं सबसे पहले तो यही क्लियर हो जाता है कि क्या आपके लिए उपयोगी है और क्या नहीं है। हमने ये तो पहले ही डिसाइड कर लिया, तभी तो अपनी थाली में अपने खाद्यान्न को चुना कि यह हमारे लिए बेहतर है। लेकिन हमारा शरीर ये कैसे पहचानेगा कि कौन सा खाद्य पदार्थ हमें क्या प्रदान कर रहा है और उसके द्वारा प्रदान किया गया पोषक तत्व कौन सा है? डिफरेंस कैसे क्रिएट करेगी हमारी बॉडी? तो डिफरेंस क्रिएशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, केमिकल स्ट्रक्चर। जो रासायनिक संरचना होती है वो सभी पोषक पदार्थों की अलग अलग होती है। कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना अलग है, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होने के स्रोत भी अलग हैं। यानी कि रासायनिक संरचना और स्रोत के आधार पर भी हम भोजन को क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब प्रोटीन की रासायनिक संरचना अलग है, विटामिन्स की अलग है, खनिजों की अलग है, जल की भी अलग है, रेसेस जो आपके हैं, जो आपके रेशे हैं, रफेज, उसकी भी रासायनिक संरचना अलग है। लेकिन ये सभी, ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई एक हमारी बॉडी को लंबे अरसे तक ना मिले तो हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी, नहीं, सभी इंपॉर्टेंट है। हर किसी का अपना एक अलग फंक्शन है और उसको हमारी बॉडी अपनी आवश्यकता के अनुसार डिमांड में रखती है, जरूरत में रखती है कि इतना खाना ही चाहिए। इसीलिए तो संतुलित भोजन का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि संतुलित भोजन ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संतुलित भोजन में हमारे पोषक तत्व जो हैं वो एक बैलेंस में रहते हैं, एक आप कह सकते हैं कि संतुलन में होते हैं, कि शारीरिक क्षमता, शारीरिक कार्य, शारीरिक आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका संतुलित भोजन अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जो थाली मेरे लिए संतुलित भोजन है वो आपके लिए भी संतुलित होगी, नहीं, आपके लिए आपका संतुलित भोजन अलग है और मेरे लिए मेरे संतुलित भोजन की थाली अलग होगी। क्यों? क्योंकि हम सभी का कार्य अलग अलग है, हमारे शरीर की जो श्रम करने की जो व्यवस्था है वो अलग अलग है। तो जैसा कार्य होगा, जैसे हमारी मेहनत होगी, जैसे हमारी शारीरिक आवश्यकता होगी, या जैसी अवस्था होगी, अवस्था के आधार पर भी जो है वो भोजन की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। हमारे शरीर में पाचन भी अवस्थाओं के आधार पर भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप, मुझे लगता है कि क्लियर हो गए होंगे। रासायनिक संगठन एवं स्रोत के आधार पर भी भोजन को जो है वो अलग अलग खंडों में विभाजित करके हम 6 पोषक तत्वों के रूप में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स, जल, रेसेस, ये सारे रेशे, रफेज, सॉरी, पोषक मूल्य के आधार पर। अब देखिए, जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही बात बताई कि जितने भी भोज्य पदार्थ हमारे होते हैं वो सभी अपनी अलग अलग एक पोषक मूल्य रखते हैं। उनको भी हम कैटेगरी वाइज करके पढ़ते हैं। जैसे देखिए, अनाज एवं बाजरा। बाजरा मतलब आपका यही रागी, बाजरा, सावा, ये सब जो मोटे अनाज की लिस्ट एक लंबी है, ये आपकी बाजरायती इसमें आ जाते हैं। और अनाज में आ जाता है आपका गेहूं, जौ,
धान यानी कि चावल, ये सभी अनाज में आ जाते हैं। तो अनाज और बाजरा ये अपनी एक अलग पोषक वैल्यू है। इसमें ग्लूटीन की मात्रा गेहूं में कितनी पाई जाती है, गेहूं में क्या मिलता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट कितने % मिलता है, कैसा विटामिन हमको चावल से मिलता है। तो ये जो है आपको कहाँ से पता चलेगा, आपको पोषक मूल्य के आधार पर जब वर्गीकरण करके आप पढ़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा। अगला है आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यानी कि दूध और दूध से मिलने वाला, जो दूध से बनने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। सभी खाद्य पदार्थों में एक जैसे पोषक मूल्यों की भी मात्रा समान नहीं रहती है। ये भी नहीं है कि हम जब दूध से खाद्य पदार्थों को बना रहे हैं तो सब में उतना ही पोषक मूल्य पाया जाएगा जितना दूध में। भाई दही में कैल्शियम अधिक पाया जाता है, पनीर में प्रोटीन अधिक पाया जाता है, आप चीज़ में देखिए तो फैट अधिक पाया जाता है। और दूध क्या है, दूध एक कंप्लीट फूड है। ये भी आप सभी को पता होगा कि दूध क्या है, दूध एक कंप्लीट फूड है। अपने आप में दूध जो है वो एक संपूर्ण आहार है। अगर आपने और कुछ भी नहीं खाया है लेकिन एक गिलास दूध अगर आप डेली ले रहे हैं और दिन भर में आपके भोजन की जो मात्रा है वो थोड़ी कम ज़्यादा भी है, तो रात में जाकर के आपके जो कैलोरी की जो ज़रूरत है, जो आपके शरीर की कैलोरी की आवश्यकता है, वो दूध उसको जाकर के फुलफिल कर देता है, संपूर्ण कर देता है। तो मैंने अब तक आप लोगों को यह पढ़ाया कि होम साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में जो आहार विज्ञान का पेपर है उसमें आप लोगों को आहार के बारे में पढ़ना है। आहार क्या होता है? आहार वह है जो भी हम अपने मुख में डालकर या जो भी हम खाते हैं, खाकर जो हम पचाते हैं आसानी से, जिसका पाचन हो जाता है, पाचन के बाद उनसे पोषक तत्वों का अच्छे तरीके से अवशोषण होता है जिससे हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास हो जाए, वही हमारा क्या है? भोजन है। भोजन को समझने के लिए हमने आहार का वर्गीकरण कर लिया ताकि हमें पढ़ने में सुविधा हो जाए। अब भोजन के आहार के वर्गीकरण के लिए हमें पहले कुछ विशेष कैटेगरीज को बनाना उचित है, क्योंकि जैसे देखिए उत्पत्ति के आधार पर भी भोजन को 2 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। एक जंतुओं से प्राप्त होने वाला भोजन और दूसरा पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन। दूसरे पॉइंट में हमने कार्य के आधार पर, यानी कि भोजन के कार्य क्या क्या हैं, उस आधार पर हमने भोजन को बांटा। जैसे भोजन के कार्य क्या होते हैं? 3 तरीके के कार्य होते हैं। एक तो हमारे शरीर की शारीरिक टूट फूट की मरम्मत, शारीरिक निर्माण करना। जैसे छोटा बच्चा बढ़ रहा है तो उसके शरीर के निर्माण के लिए क्या चाहिए? हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे शरीर का विकास किन किन भोज्य पदार्थों के पोषक तत्वों से कैसे कैसे होता है, वो आगे हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। दूसरा मैंने बताया रक्षात्मक सुरक्षात्मक कारणों के लिए हमारे शरीर में अगर हमारा विटामिन्स, हमारे जो खनिज लवण है वो अगर हमें समुचित मात्रा में प्राप्त होते हैं तो हमारी प्रतिरोधी तंत्र की जो क्षमता है वो बेहतर बनी रहती है और दूसरे रोगों से, बाह्य रोगों से हमारे शरीर की सुरक्षा अच्छी प्रकार हो जाती है। आप सभी को तो पता ही होगा ना कि हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं जब भी हम काम करते हैं या डे बाय डे जब जो हमारे शरीर में उपचय होता है, उपचयन जो हमारे शरीर में क्रिया चलती है, उसके फलस्वरूप हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। उन्हीं फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारी बॉडी में थकान होती है, हमें बहुत चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है और हमारी जो काम करने की क्षमता है ना उस फ्री रेडिकल की वजह से कम होती चली जाती है। लेकिन जैसे ही हमारा भोजन अगर विटामिन्स, एंजाइम्स, इन सब चीज़ों से विटामिन्स और खनिज लवणों से परिपूर्ण होकर जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो वह क्या करता है? वह जाकर के हम एक एंटीऑक्सीडेंट्स का निर्माण करता है और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? फ्री रेडिकल को हानि रहित बना देता है। दोनों के बीच में क्रिया होती है और फ्री रेडिकल से क्रिया करके हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट क्या कर देते हैं? हाँ, उन फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय कर देते हैं जिससे वो हमारे शरीर को निष्क्रिय नहीं बना पाते हैं और हमारा शरीर जो है एक बार फिर से ऊर्जा से भरपूर काम करने के लिए तत्पर हो जाता है, योग्य बन जाता है। तो ये तो थे हमारे भोजन के कार्य। अब तीसरी बात मैंने बताई रासायनिक संगठन एवं स्रोत। आप सभी को मैंने अभी बताया कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट
आपका विटामिन, जल, रफेज, इन सब की रासायनिक संरचना अलग अलग है और इन सभी को प्राप्त करने के स्रोत भी अलग अलग हैं। इसी आधार पर हमारा शरीर उनको कैटेगराइज कर पाता है और सही स्थान पर उनका उपयोग हो पाता है। पोषक मूल्य, सभी भोज्य पदार्थों का अपना एक अलग पोषक मूल्य होता है, जैसे कि गेहूं में ग्लूटीन का पाया जाना, ये जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उससे हमें फैट, कैल्शियम, खनिज, प्रोटीन सब कुछ प्राप्त हो जाना। आप देखिए कि वेजिटेबल एंड फ्रूट से हमें विटामिन प्राप्त होते हैं, खनिज प्राप्त होते हैं, दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, दूध से, अंडा से, मीट से, मछली से, इन सभी से हमें जो भी पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं उन सब की जो फूड वैल्यू होती है ना वो अलग अलग होती है और वो अलग अलग तरीके से हमारे शरीर में काम करती है। ओके, दैट्स क्लियर। देखिए, अभी हमने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर भोज्य पदार्थ हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जंतु जगत एवं पादप जगत दो स्थानों से या दो क्षेत्रों से मानव शरीर को या जो भी जीवित जंतु हैं, जो भी पशु पक्षी जानवर चाहे कोई भी हो, हर किसी को भोजन केवल दो ही स्थानों से, दो ही क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। या तो वह जंतु जगत से प्राप्त होते हैं या तो वह पादप जगत से प्राप्त होते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए पुरानी कक्षाओं में आप लोगों ने खाद्य श्रृंखला भी पढ़ा होगा कि किस प्रकार जीव जंतु, पेड़ पौधे एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अब हम चूंकि मानव शरीर के विकास की बात कर रहे हैं, मानव शरीर के भोजन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम देखेंगे कि जंतु जगत एवं पादप जगत से मनुष्यों को ऐसा क्या प्राप्त होता है जो उनके भोजन की पूर्ति करता है। पहला आपका जंतु जगत देखिए। जंतु जगत से जो सबसे पॉपुलर और उपयोगी आज के समय में भोज्य पदार्थ हमें लगता है वह है दूध एवं दूध से बने हुए पदार्थ। यह सबसे अधिक उपयोगी क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। दूध में वह सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो एक ह्यूमन बॉडी की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। दूध एवं दूध से बने पदार्थ। अब दूध तो सबको पता है, अब दूध में भी कैटेगरी है, अलग अलग जानवरों की अलग अलग जो दूध हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपका गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, ऊंट का दूध, ठीक है, ये अलग अलग जानवरों से प्राप्त होने वाले दूध हैं। अब उसमें भी सबसे अधिक जो उपयोगी हमारे मानव शरीर के लिए हम उपयोग करते हैं वो गाय का दूध, क्योंकि गाय के दूध में जो तत्वों की मात्रा होती है वो बड़े ही संतुलित ढंग की होती है, ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लिए उपयोगी हो जाते हैं। और आज के समय में आप देखिए तो दूध से बने हुए पदार्थों का उपयोग भी हम बड़े चाव से करते हैं, जैसे पनीर हुआ, आपका मिठाइयाँ हुई, हजारों तरीके के जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, आपका डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज़ हुआ, पाउडर वाले मिल्क के जो डब्बे आ रहे हैं उनसे भी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध एवं दूध से बने पदार्थों से हम अपने शरीर के पोषक मूल्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है मीट, मछली और अंडा। ये भी हमें जंतुओं से प्राप्त होने वाला भोज्य पदार्थ है जो हमारे शरीर के पोषण की आवश्यकता को पूरा करता है। हाँ, फर्क ये है कि मीट, मछली और अंडा केवल वे लोग ग्रहण कर सकते हैं जो मांसाहारी हैं। ये शाकाहारी लोग इनका सेवन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो दूध एवं दूध से बने पदार्थ हैं इनका सेवन शाकाहारी लोग कर सकते हैं, ठीक है, और मांसाहारी लोग भी कर सकते हैं। यानी कि जो मांसाहारी एवं शाकाहारी कैटेगरी है, दोनों ही कैटेगरी दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन करके पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकता है। और जबकि मांस, मीट, मछली का प्रयोग केवल मांसाहारी जो व्यक्ति या मांसाहारी खाद्यान्न को पसंद करने वाले लोग ही केवल खा सकते हैं। लेकिन वहीं देखिए पादप जगत है। पादप जगत से हमें एक दो नहीं
हजारों की संख्या में खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि सब्जियां, फल, तिलहन, अनाज, दालें, ये सभी हमें खाद्यान्न जगत से यानी कि हमें पादप जगत से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हैं। अब सब्जियों को देखिए, सब्जियां जो है ये हमें पादप जगत से प्राप्त होती हैं। सब्जियां खाना जरूरी क्यों है भाई? बहुत से लोगों को हरी सब्जियां बहुत पसंद होती हैं। हाँ, हमें सब्जी डेली एक हरी सब्जी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन बहुत जो छोटे बच्चे हैं उनकी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी? क्योंकि उनको तो हरी सब्जियों से बहुत नफरत है, वो बिल्कुल खाना नहीं चाहते हैं, उनको तो चटकीला भोजन, चटपटा भोजन चाहिए। और आजकल के तो फास्ट फूड की तरफ ज्यादा झुकाव बच्चों का होता चला जा रहा है कि फास्ट फूड खाना चाहिए, लेकिन वो सभी हार्मफुल है। उन सभी चीज़ों से, फास्ट फूड से बच्चों को नुकसान होता है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। इसलिए बच्चों को सादा और अच्छा भोजन खिलाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फल भी हमारे शरीर के जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसके लिए जो एंटीऑक्सीडेंट्स की आवश्यकता होती है वो हमें इन्हीं फल एवं सब्जियों से ही प्राप्त होते हैं। तिलहन, जैसा कि आपको पता है कि शरीर को जो स्किन होती है या फिर आपकी बॉडी के बहुत सारे ऐसे क्रियाएं हैं जिसके संचालन के लिए जो है आप या इस तरीके से देखिए कि चूंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपको केवल 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन अगर वहीं आपने केवल एक ग्राम फैट खाया है तो आपको 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में, बर्फीले क्षेत्रों में, उस स्थानों पर लोग फैट का अधिक सेवन करना पसंद करते हैं और उनके लिए ज़्यादा अच्छा भी होता है। लेकिन अगर आपको कम कैलोरी की आवश्यकता है तो आपको सब्जियां और फल खाना बढ़ा देना है। वहीं आपके अनाज हैं, तिलहन हैं, दालें हैं, ये सभी हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? पादप जगत से प्राप्त होती हैं। अनाज भी कई प्रकार के होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, सामान्य अनाज होते हैं। आज के समय में मोटे अनाज के प्रचलन को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोग जो हैं मोटे अनाज के सेवन करके, उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स का सेवन करके अपने पाचन तंत्र को एक बार फिर से सुदृढ़ करें। क्योंकि बीच में कुछ वर्षों तक जो ये आपके कुछ नए नए प्रोडक्ट्स जो चलन में आए हैं जिनको खाने की वजह से क्या हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचा है और उसकी जो पाचन की क्षमता है वो और घटती चली जा रही है। तो अल्सर हुआ, पेप्टिक अल्सर हुआ, गैस की प्रॉब्लम हुई, या इंटेस्टाइन में जो आंत का सूजना हुआ, लीवर से संबंधित समस्या, आपकी पित्ताशय से संबंधित समस्या, आपका देखिए ये शुगर हो जाना, ये सभी किस चीज का रिजल्ट मिल रहा है? हमारे भोज्य पदार्थों का उचित न होना, हमारे शरीर की मांग के अनुसार न होना, ये हमारी 50 बीमारियों का कारण बनता चला जा रहा है। इसीलिए हमें अपने अनाजों में मोटे अनाज का प्रयोग करना उचित होता जा रहा है। दालें भी लोग केवल 1-2 दालें खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग तो केवल अरहर की दाल ही पसंद है, केवल उनको वही खाना, नहीं, तरह तरह की दालें हैं। हर अलग अलग दाल का, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, अरहर है, चना है, इन सभी को पूरे हफ्ते बदल बदल कर खाने से शरीर में पोषक मूल्यों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इसलिए प्रत्येक प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन संतुलित स्वरूप में होना आवश्यक है। अब देखिए, भोजन के कार्यों के आधार पर, यानी कि भोजन के जो कार्य हैं उन कार्यों के आधार पर भोजन को हम कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, किन किन कैटेगरीज से या किन किन स्थानों से प्राप्त कर सकते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में अंदर जाने के बाद किन किन क्षेत्रों पर अपना कार्य करते हैं। इस आधार पर देखें तो भोजन को मुख्य रूप से शारीरिक आवश्यकताओं में 3 आधार पर बांटा गया है। पहला आपका ऊर्जा प्रदान करने वाले जो भोज्य पदार्थ हैं, दूसरा आपके शरीर निर्माण एवं शरीर में होने वाली टूट फूट एवं मरम्मत का जो कार्य होता है उसके लिए भी कुछ भोज्य पदार्थ काम करते हैं, और तीसरा आपके शरीर की जो सुरक्षात्मक प्रणाली है, आपका जो
प्रतिरोधी तंत्र है उसको बूस्ट करने के लिए, उसको हमेशा प्रिपेयर रखने के लिए कि आपका शरीर बाहरी बैक्टीरियाज और बाहरी इन्फेक्शन से किस प्रकार लड़ करके आपको सुरक्षित रखे, आपको स्वस्थ रखे, इसके लिए भी आपको भोजन के कुछ कैटेगरीज की आवश्यकता होती है। अब हम आते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों की तरफ। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले ऐसे कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिनको हम ग्रहण करते हैं तो हमें केवल और केवल ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे हम कहते हैं कि ऊर्जा, आपने देखा होगा ना कि एक ऐड आता है ग्लूकोज का, तुरंत शक्तिदायक ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज आपके कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप है। आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट जाने के बाद पचकर रासायनिक अभिक्रिया के बाद एटीपी के रूप में जब कोशिका से निकल करके संचित होता है तो वह ऊर्जा के रूप में टूटने के बाद जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज के रूप में टूटता है एटीपी के टूटने के बाद। तो ग्लूकोज ही क्या है? हमारी ऊर्जा है। और यह ऊर्जा हमें तुरंत कहाँ से, किस भोज्य पदार्थ से प्राप्त होगी? हमारे कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होगी। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अनाजों से प्राप्त होता है, गुड़ से, चीनी से, शहद से, कुछ दालों से, घी, तेल, मक्खन, मेवा, फल, सब्जियां, इन सभी से जो हमें कार्बोहाइड्रेट फॉर्म के रूप में हमें जो एनर्जी मिलती है वह क्या होती है? वह हमारे शरीर को केवल ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे आप कहिए, आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जैसे कई बार हमें भूख लगी हो और हमने चावल केवल खा लिया, हमने केवल सब्जी या दाल के साथ अगर चावल का सेवन किया है तो उसका पाचन जल्दी हो जाता है और हमें भूख और भी जल्दी लग जाती है। लेकिन वहीं अगर आपने चावल के स्थान पर रोटी का सेवन किया है, क्योंकि गेहूं में क्या है? गेहूं में ग्लूटेन है, प्रोटीन है, तो वहां पर हमको कार्बोहाइड्रेट भी है लेकिन वहां पर प्रोटीन की मात्रा भी मिल जाती है। तो हमें भूख तो लगती है लेकिन कुछ समय बाद लगती है, थोड़ा समय लेकर के लगती है, क्योंकि उसके पाचन में हमारा शरीर थोड़ा समय लगाता है। और कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना बहुत सिंपल होती है, C6H12O6। तो इसका पाचन भी और इसका विखंडन भी हमारी कोशिका तुरंत कर लेती है और ग्लूकोज बना देती है और हमारे शरीर में, हमारे खून के माध्यम से पूरे शरीर में ग्लूकोज दौड़ता है और हमें एनर्जी प्रदान कर देता है और हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चलने लगती हैं। अभी देखिए, ये तो थे आपके ऊर्जा प्रदान करने वाले। अच्छा, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों की एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें कुल कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए ये जो है हमारे शरीर की आवश्यकता में इससे प्राप्त ऊर्जा का तुरंत उपयोग हो जाता है, वह उपयोग कर ली जाती है। लेकिन जब यह हमारी शरीर की आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपयोग किया जाने लगता है, अधिक मात्रा में संचय हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा का होने लगता है, तो ओबेसिटी का रूप ले लेता है, मोटापे का रूप ले लेता है। शरीर निर्माण एवं मरम्मत में भाग लेने वाले भोज्य पदार्थ, जैसे देखिए, वे पदार्थ जो प्रोटीन युक्त हैं उनका विशेष कार्य ही यही है कि वो हमारे शरीर में होने वाली जो विनिर्माण की प्रक्रियाएं हैं या जो टूट फूट का काम है, जो मरम्मत का काम है, जैसे हम थक गए तो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं जो है वो टूटी फूटी हैं, या जो हमारे शरीर की जो आवश्यकता टूट फूट जो हमारी बॉडी में हुई है उसकी मरम्मत कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होगा? प्रोटीन हमें दाल से प्राप्त होगा, दूध से प्राप्त होगा, दूध से बने हुए प्रोडक्ट से भी होगा, मेवा से होगा, अंडा से होगा, मांस से होगा, ठीक है। तो इन सभी से हमें प्रोटीन प्राप्त होगा और यह जो है हमारे शरीर की मरम्मत और हमारे विनिर्माण, विनिर्माण का मतलब क्या? ऐसा नहीं कि हमारी एज में आने के बाद कोई विनिर्माण नहीं हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पर चोट लगी, कहीं आपका हाथ छिल गया, आपके शरीर में कोई चोट लगी, तो थोड़े दिनों बाद वो घाव भर जाता है। कैसे भरता है? प्रोटीन की क्रियाओं के द्वारा भरता है। वो प्रक्रिया भी हम आगे समझेंगे कि कैसे हमारे शरीर के जो टूट फूट का कार्य है वह प्रोटीन के द्वारा किस प्रकार से होता है। या आप देखिए, छोटे बच्चों में बच्चा जब जन्म लेता है तो मैक्सिमम 20 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर वृद्धि और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास होता चला जाता है
और वो अपनी संपूर्ण हाइट को प्राप्त करता है। तो वो जो एक मास, एक फिजिक का जो निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा होता है? वह हमेशा प्रोटीन के माध्यम से ही होता है। तीसरा कार्य आपका है सुरक्षात्मक या नियामक, यानी कि हमारे शरीर की जो नियमित दैनिक दिनचर्या का जो सुरक्षात्मक आवरण है उसको समृद्ध कौन करता है? हमारे सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ करते हैं। हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ से आते हैं जो हमारे शरीर को बाहरी रोगों से लड़ने के योग्य बनाते हैं? वो हमें इन्हीं भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। किस कैटेगरी से प्राप्त होते हैं? प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड जो मिनरल्स है, जो खनिज लवण हैं, उनसे ही हमें इस कार्य को करने के लिए हमें जो एनर्जी है, हमें जो तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति है, वो हमें इनके द्वारा होती है। तो आज मैंने आप लोगों को अपनी पूरी क्लास में ये समझाया कि आपके फर्स्ट पेपर आहार विज्ञान में आहार क्या है, आहार को पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमें किन किन कैटेगरीज के अंदर रख करके भोजन को पढ़ना है। उन कैटेगरीज में मैंने 2 कैटेगरीज आज आपको पढ़ा दी है। पहला मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कैसे भोजन को हम उसके उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि भोजन के कार्यों के आधार पर कैसे वर्गीकृत करके हम भोजन को पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी की क्लासेस अगले क्लास में, बाकी के टॉपिक्स अगले क्लास में। अगर आपको लगता है कि ये चैनल, ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।